बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन कोर्स के इस हिस्से में हम CLO2 की स्टडी करेंगे। CLO2 के अंदर हम देखेंगे कि ट्रांसमिशन लाइंस के मॉडल्स कौन कौन से होते हैं और उन मॉडल्स की डिफरेंट पैरामीटर्स की कैलकुलेशन किस तरह की जाती है। जैसे कि हम जानते हैं कि किसी भी ट्रांसमिशन लाइन के लिए जो मेन पैरामीटर्स होते हैं या जो मेन कॉन्स्टेंट्स होते हैं वो होती है रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस और कंडक्टेंस। ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइंस के केस में कंडक्टेंस बहुत स्मॉल होती है, इसलिए उसको निगलेक्ट किया जा सकता है। इस CLO के अंदर हम पहले ट्रांसमिशन लाइन की डिफरेंट कन्फिग्रेशंस की रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस की कैलकुलेशन करेंगे और उसके बाद हम ट्रांसमिशन लाइंस के डिफरेंट पैरामीटर्स की कैलकुलेशन करेंगे। पावर सिस्टम एनालिसिस कोर्स के अंदर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि हम ट्रांसमिशन लाइंस को एज अ 2 पोर्ट नेटवर्क देख सकते हैं, जिसके अंदर हम ABCD पैरामीटर्स की कैलकुलेशन करते हैं। एट द एंड ऑफ दिस CLO हम देखेंगे कि ट्रांसमिशन लाइन की एफिशिएंसी, वोल्टेज रेगुलेशन और लॉसेस की कैलकुलेशन कैसे की जाती है। ट्रांसमिशन लाइंस के 4 कांस्टेंट्स होंगे। इनमें सबसे पहले होगा रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस और कंडक्टेंस। नॉर्मल सर्किट्स के अंदर हम जब भी रेजिस्टेंस को कंसिडर करते हैं तो हम इसको एक एलिमेंट के तौर पे कंसिडर करते हैं। यानी अगर एक सर्किट के अंदर एक सर्टेन पोजीशन के अंदर हमने रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करना है तो हम एक सर्टेन ओम्स के अंदर वैल्यू का एक रेजिस्टर यूज़ करेंगे। सेम इज़ द केस फॉर इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस। लेकिन ट्रांसमिशन लाइंस के केस में इस तरह नहीं होता। ट्रांसमिशन लाइंस के केस के अंदर क्या होता है कि ये जो रेजिस्टेंस होती है ये पूरे ट्रांसमिशन लाइन की रेजिस्टेंस किसी एक सर्टेन पॉइंट पे नहीं रिप्रेजेंट की जाती, बल्कि ये रेजिस्टेंस डिस्ट्रीब्यूट होती है। इसी तरह इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस भी पूरे ट्रांसमिशन लाइंस के अंदर क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूट है। तो ये सारे पैरामीटर्स क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड से मतलब ये है कि अगर आपके पास एक सर्टेन लेंथ की ट्रांसमिशन लाइन है तो आप फॉर एग्जांपल अभी मैं इसको 100 किलोमीटर की लाइन कह देता हूँ कि इस ट्रांसमिशन लाइन की जो लेंथ है वो 100 किलोमीटर है। तो हमें पर किलोमीटर के लिहाज से रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस पता होगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें इस ट्रांसमिशन लाइन की टोटल रेजिस्टेंस निकालनी है तो हमें उस को 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर आपको रेजिस्टेंस अगर मालूम होगी, जैसे आम सर्किट्स के अंदर हम लिखते हैं कि हमारे पास रेजिस्टेंस होती है फॉर एग्जांपल 100 ओम्स। इस केस में इस तरह नहीं होगा, बल्कि इस ट्रांसमिशन लाइंस के केस में हमारे पास रेजिस्टेंस जो होगी वो हमारे पास कुछ इस फॉर्म में दी होगी। जैसे हम कह सकते हैं कि 0.5 ओम्स पर किलोमीटर। ये जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है डिफरेंट कंडक्टर्स की टाइप पर डिपेंड करेगी। लेकिन अगर आपने ट्रांसमिशन लाइन की ओवरऑल रेजिस्टेंस निकालनी होगी तो हम देखेंगे कि ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ कितनी है। इसी तरह इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस भी डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर्स होते हैं और कंडक्टेंस भी डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर है। कंडक्टेंस को ओवरहेड लाइंस के अंदर ज़्यादातर इग्नोर कर दिया जाता है। यहाँ पे कंडक्टेंस से मुराद क्या है कि कंडक्टेंस क्योंकि हमारे पास रेजिस्टेंस का इन्वर्स होता है, जो कंडक्टेंस होती है ये हमारे पास दो ट्रांसमिशन लाइंस के दरमियान भी हो सकती है। इसके अलावा ट्रांसमिशन लाइंस और ग्राउंड के दरमियान भी हो सकती है। और ट्रांसमिशन लाइंस जो ट्रांसमिशन लाइंस के दरमियान जो इंसुलेटर्स होते हैं इनके दरमियान जो करंट का फ्लो होता है, ये कंडक्टेंस उस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में जो लेंथ होती है ट्रांसमिशन लाइन की वो 80 किलोमीटर से कम होती है, या अगर माइल्स में देखें तो ये तकरीबन 50 माइल्स बनेगा। तो ये दोनों आपने ध्यान रखना है क्योंकि बुक्स में जो पाकिस्तानी
बुक्स हैं या इंडियन बुक्स हैं उनमें किलोमीटर मोस्टली फॉलो किया जाता है, लेकिन जो अमेरिकन बुक्स हैं उनके अंदर माइल को ज़्यादातर यूज़ किया जा रहा होता है। तो हमारे पास जो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइंस हैं इनके अंदर जो लेंथ होगी वो 80 किलोमीटर से कम हो सकती है, या अगर माइल्स में देखें तो वो 50 माइल से कम होगी। अब शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइंस के जो मॉडल है, जैसे कि हम पहले देख चुके हैं कि हमारे पास दो तरह के पैरामीटर्स होंगे, एक होंगे सीरीज पैरामीटर और एक होंगे शंट पैरामीटर। तो शंट पैरामीटर के अंदर हमने देखा था कि हमारे पास शंट पैरामीटर्स के अंदर हमारे पास कैपेसिटेंस और कंडक्टेंस को रिप्रेजेंट किया जाएगा। फॉर सिंप्लिसिटी हमने इस डिस्कशन के लिए कंडक्टेंस को इग्नोर कर दिया था, क्योंकि कंडक्टेंस का ओवरहेड लाइंस के अंदर इफेक्ट बहुत नेग्लिजिबल होता है, इसलिए विदाउट लूजिंग मच एक्यूरेसी हम कंडक्टेंस को इग्नोर कर सकते हैं। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइंस के केस में कैपेसिटेंस को भी इग्नोर किया जा सकता है, क्योंकि कैपेसिटेंस की जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है लेंथ के ऊपर। तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइंस की लेंथ इतनी ज़्यादा नहीं होती और मोस्टली जो वोल्टेज भी अप्लाई की जा रही होती है वो भी कम होती है, इसलिए जो कैपेसिटेंस होती है उसका भी इफेक्ट क्या होता है, निग्लिजिबल होता है। जब हम सारे मॉडल्स की कैलकुलेशन कर लेंगे तो फिर हम अल्टरनेटिवली पैरामीटर्स को पुट करके देख सकते हैं कि अगर हम मीडियम ट्रांसमिशन लाइन का मॉडल शॉर्ट के लिए इस्तेमाल करेंगे तो उससे कोई रिजल्ट्स पे इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि अगर हम कैपेसिटेंस को इग्नोर कर भी दें तो रिजल्ट्स की जो एक्यूरेसी है वो इतनी इफेक्ट नहीं होगी। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के अंदर इसका मतलब है सिर्फ हमारे पास क्या होगा, सीरीज पैरामीटर होंगे। सीरीज पैरामीटर में हमारे पास रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस दोनों शामिल होते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर मैं शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन बनाऊं तो मेरे पास लाइन आई, यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे इंडक्टेंस और यहाँ पे आगे लोड वगैरह आ जाएगा। अब ये दूसरी लाइन रिप्रेजेंट कर रही है रिटर्निंग पाथ को। इस केस में हम जो पहला केस है इसके अंदर हम सिर्फ सिंगल फेज को कंसिडर कर रहे हैं। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन की डिस्कशन के एंड में हम देखेंगे कि सेम चीज़ थ्री फेज़ के लिए भी अप्लाई हो सकती है, क्योंकि अगर हम थ्री फेज़ बैलेंस सिस्टम कंसिडर करें तो थ्री फेज़ के अंदर भी जो कैलकुलेशंस की जाती हैं उनके अंदर हम तीनों फेजेस को इकट्ठा नहीं इस्तेमाल करते, बल्कि हम एट अ टाइम सिर्फ एक फेज़ को यूज़ करते हैं। हमारे पास यहाँ पे ये रेजिस्टेंस होगी, ये इंडक्टेंस होगी, और जो यहाँ पे इंडक्टिव रिएक्टेंस होगी उसको हम एक्सएल कहेंगे, और टोटल जो यहाँ पे इम्पीडेंस होगी उसको हम जेड कह सकते हैं। और ये जो जेड होगा ये स्मॉल जेड इंटू एल होगा। स्मॉल जेड का मतलब ये है, जैसे हम पहले देख चुके हैं, जो हमारे पास रेजिस्टेंस भी गिवन होगी वो पर यूनिट लेंथ गिवन होगी, और इंडक्टेंस भी हमारे पास पर यूनिट लेंथ की फॉर्म में गिवन होगी। अब क्योंकि हमारे पास ये टू पोर्ट नेटवर्क है तो इसका मतलब है कि इसकी एक इनपुट साइड होगी, एक आउटपुट साइड होगी। तो यहाँ पे हमारे पास इनपुट साइड पे जो वोल्टेज अप्लाई की जा रही होगी उसको हम Vs या सेंडिंग वोल्टेज कहेंगे, और जो करंट यहाँ पे जा रहा होगा उसको Is या I सेंडिंग कहेंगे। इसी तरह जो हमारे पास यहाँ पे आउटपुट साइड पे करंट आ रहा होगा उसको हम IR कहेंगे, और जो वोल्टेज आ रही होगी उसको हम कहेंगे VR या रिसीविंग एंड वोल्टेज। यहाँ पे मैं एक्सप्लेन दोबारा करते चलूँ कि हमारे पास जो Vs, Is, VR, IR और Z ये सारे फेजेस हैं। इसमें हमारे पास Vs क्या है, सेंडिंग एंड वोल्टेज है, Is सेंडिंग एंड करंट, VR receiving end voltage, IR receiving end current, और जो कैपिटल Z है ये हमारे पास है इम्पीडेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन।
इस z को मज़ीद हम स्मॉल z इंटू एल लिख सकते हैं। इसमें स्मॉल z हमारे पास क्या है, इम्पीडेंस पर यूनिट लेंथ। तो ये जो स्मॉल z है ये भी एक वेक्टर पैरामीटर है। इसी तरह जो z है हमारे पास, इसको हम इसके कंपोनेंट्स में भी डिवाइड करके लिख सकते हैं। तो हमारे पास r प्लस जे एक्स एल आ जाएगा। यहाँ पे ये बेसिक सर्किट का कॉन्सेप्ट है कि अगर हमारे पास इंडक्टिव रिएक्टेंस है तो हम यहाँ पे प्लस का साइन यूज़ करेंगे, और अगर हमारे पास कैपेसिटिव रिएक्टेंस भी होती तो हमारे पास यहाँ पे प्लस जे एक्स एल माइनस एक्स सी आता। तो एक्स एल माइनस एक्स सी के जो रिज़ल्ट होता है उससे डिटरमिन होता है कि यहाँ पे साइन क्या आना है। लेकिन इस केस में क्योंकि हमारे पास हमें पता है कि यहाँ पे सिर्फ इंडक्टिव रिएक्टेंस है तो इसलिए हम यहाँ पे सिर्फ प्लस साइन यूज़ कर रहे हैं। सो ये हमारे पास जो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन है उसके मॉडल की डेफिनेशन है कि हमने क्या किया कि हमने जो हमारे पास एक्चुअल मॉडल होता है, मैं यहाँ दोबारा बना देता हूँ। जो हमारे पास कोई भी ट्रांसमिशन लाइन है तो उसका जो मॉडल हम आम यूज़ करते हैं वो होगा कि हमारे पास कुछ शंट पैरामीटर होंगे, उसमें हमारे पास इंडक्टेंस थी, कैपेसिटेंस था और सीरीज पैरामीटर होते हैं। यानी हमारे पास यहाँ पे ये Z और ये हमारे पास Y, यानी सीरीज इम्पीडेंस और शंट एडमिटेंस दो पैरामीटर्स हमारे पास होते हैं। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइंस के केस में हमने जो शंट एडमिटेंस है उसको इग्नोर कर दिया है। उसको इग्नोर करने की पीछे रीजंस क्या थी कि कंडक्टेंस जो होती है ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइंस के लिए बहुत थोड़ी होती है और कैपेसिटेंस खुसूसन शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइंस के लिए निग्लिजिबल होती है। इसलिए हम शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइंस के मॉडल को सिंपल रखने के लिए इन दोनों पैरामीटर्स को इग्नोर कर सकते हैं। उसके बाद हमने शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन को एज अ 2 पोर्ट नेटवर्क दिखाया जिसके अंदर हमने इनपुट और आउटपुट पैरामीटर्स डिफाइन किए और हमने देखा कि इसके अंदर हमारे पास सेंडिंग एंड वोल्टेज, सेंडिंग एंड करंट, रिसीविंग एंड वोल्टेज, रिसीविंग एंड करंट और इम्पीडेंस, ये सारे पैरामीटर्स हमारे पास क्या हैं, वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। अब हम दूसरे हिस्से में हम देखेंगे कि अब हमने अगर वेक्टर डायग्राम्स ड्रॉ करनी है या फेजर डायग्राम की ड्रॉ करनी है तो वो कैसे आएगी। फेजर डायग्राम जब भी आपने किसी भी सर्किट की ड्रॉ करनी है तो हमेशा आपने रिसीविंग एंड से शुरू करनी है और जो फेजर्स आपने ड्रॉ करने हैं वो वोल्टेज के करने हैं। तो कुछ बेसिक पॉइंट्स मैं यहाँ पर रहता हूँ कि फेजर डायग्राम के लिए, चाहे वो आप शॉर्ट ट्रांसमिशन के लिए कर रहे हो, मीडियम के लिए कर रहे हो या लॉन्ग के लिए हो, फेजर डायग्राम के लिए हमेशा आपने स्टार्ट फ्रॉम द रिसीविंग एंड। और यहाँ पे ये भी मैं बताता चलूँ कि फेजर डायग्राम के अंदर हम जो फेजर्स एक्चुअली बना रहे होते हैं वो वोल्टेज के बना रहे होंगे। तो जो फेजर्स होंगे वो वोल्टेज के होंगे। इसका मतलब ये होगा कि जहाँ कहीं पे भी करंट इन्वॉल्व होगा अल्टीमेटली आप उसको इम्पीडेंस या रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करके उसको वोल्टेज में कन्वर्ट कर रहे होंगे। तो अब हम देखते हैं कि हमने अगर शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए हमने डिफाइन करना है कि हमारे पास जो फेजर डायग्राम है वो कैसे बनेगी। तो फेजर डायग्राम बनाने से पहले हमें ये देखना होगा कि हमें डिफाइन करना होगा कि ये जो हमारे पास करंट है ये कैसा होगा, मतलब ये लीडिंग होगा, लैगिंग होगा, किस तरह से होगा। तो सबसे पहले जो हम स्टार्ट करेंगे वो हम करेंगे रिसीविंग एंड की वोल्टेज से, और जो हमारे पास रिसीविंग एंड की वोल्टेज है इसको हम एज अ रेफरेंस वेक्टर ले लेंगे। अब अगर रिसीविंग एंड की वोल्टेज को हमने रेफरेंस रखा है और हमने इस तरह इसको बनाया है, सो लेट्स अज्यूम कि हमारे पास जो रिसीविंग एंड करंट है ये लैगिंग है। तो ये जो अब हम केस करेंगे इसमें हमारे पास आई आर लैग्स वी आर।
सो इसका मतलब है अगर आई आर वी आर को लैग कर रहा है तो आई आर मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे होगा। अब क्योंकि हमने वोल्टेज के फेज़र ड्रॉ करने हैं तो अब हमने देखना है कि हमारे पास एक्चुअल फेज़र कितने होंगे इस डायग्राम के अंदर। तो देखिए हमारे पास वोल्टेज कहाँ कहाँ पे है। हमारे पास यहाँ रिसीविंग एंड की वोल्टेज है, इसके अलावा हमारे पास रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस के क्रॉस जो ड्रॉप हो रहा है वो है, और जो हमारे पास यहाँ पे सेंडिंग एंड वोल्टेज। तो इसका मतलब है ओवरऑल डायग्राम के अंदर हमारे पास 4 फेज़र होंगे, एक रिसीविंग एंड वोल्टेज का, एक इंडक्टिव रिएक्टेंस के क्रॉस जो वोल्टेज है, रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज, और जो सेंडिंग एंड वोल्टेज है। तो अब हमने क्या करना है कि अगर हमने इन दो कंपोनेंट्स के क्रॉस वोल्टेज के फेज़र को डिफाइन करना है तो हमें इसमें से करंट चाहिए। तो करंट हमने ऑलरेडी डिफाइन कर लिया कि जो हमारा रिसीविंग एंड करंट है वो लैगिंग है। सो लैगिंग का यहाँ पे मतलब ये होगा कि यहाँ पे जो हमारा लोड है वो कुछ इंडक्टिव टाइप का लगा हुआ है। अच्छा, अब अगर हमारा करंट लैगिंग है तो हम ऑलरेडी बेसिक सर्किट जो थ्योरी है उसके अंदर हम देख चुके हैं कि हमारे पास जो रेजिस्टेंस होती है उसके अंदर करंट और वोल्टेज क्या करते हैं, इन फेज होते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर मुझे रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज फेज़र ड्रॉ करना है तो वो फेज़र एग्जैक्टली उसी डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा होगा जिस डायरेक्शन में मेरे पास करंट पॉइंट कर रहा है। सो इसका मतलब ये है कि अब अगर मैंने वी आर ड्रॉ करना है, यानी वी आर से मुराद ये रिसीविंग एंड वोल्टेज और वी रेजिस्टेंस अब मैंने ड्रॉ करनी है। तो वी रेजिस्टेंस का मतलब है कि वो भी बिल्कुल इसी तरह का एक वेक्टर होगा, लेकिन उसको मैं कहाँ पे बनाऊंगा, यहाँ पे, क्योंकि हमने एट द एंड इन फेजर्स को ऐड करके सेंडिंग एंड वोल्टेज के इक्वल करना है। इसका मतलब है जो मेरे पास वी आर बनेगा वो ये वी रेजिस्टेंस है। सो हम इसको कंफ्यूज नहीं करते इससे, रिसीविंग एंड वोल्टेज से कंफ्यूज नहीं करते। सो अब हम दूसरा जो हमारे पास फेज़र बनेगा जो कि इंडक्टिव रिएक्टेंस के क्रॉस बनेगा। जैसे कि हम जानते हैं कि इंडक्टेंस के क्रॉस जो हमारे पास वोल्टेज होती है वो करंट को 90 डिग्री लीड कर रही होती है। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास करंट का फेज़र ये है तो वोल्टेज का फेज़र 90 डिग्री लीड करने का मतलब ये है कि एंटी क्लॉकवाइज में वोल्टेज 90 डिग्री यहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि जब भी हम एंगल्स ले रहे होते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज में हमारे पास एंगल्स पॉजिटिव होते हैं और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नेगेटिव होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो इंडक्टिव रिएक्टेंस के क्रॉस वोल्टेज का फेज़र बनेगा वो कुछ इस डायरेक्शन में होना है। तो इसी को एज इट इज़ उठा के हम यहाँ पे बना लेते हैं। इसको थोड़ा लेंथी बनाने का मकसद ये है कि सिर्फ जो हमारे पास सेंडिंग एंड का फेज़र है वो क्लियरली बन जाए, अदरवाइज जो मैग्नीट्यूड है वो डिपेंड करेगा कि हमारे पास यहाँ पे इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू कितनी है। तो ये मेरे पास हो गया वी एक्स एल का फेज़र। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि अगर हमने एज अ होल इसको इम्पीडेंस लिया हुआ है, मतलब हम आर और एल को या आर और एक्स एल को अलग अलग नहीं देख रहे बल्कि हम इसको एज अ कंबाइंड इम्पीडेंस देख रहे हैं, तो उसका फेज़र भी हम डायरेक्ट बना सकते हैं। उसके फेज़र के लिए आपको ये जानना ज़रूरी होगा कि आप देखें कि अगर आपके पास एक आर एल सर्किट है या सिंपल आर एल कम्बिनेशन है तो उसके अंदर हमारे पास जो वोल्टेज फेज़र होगा वो ऑफ कोर्स करंट को लीड कर रहा होगा। लीड क्यों कर रहा होगा? क्योंकि जो रेजिस्टेंस का कंपोनेंट है वो वोल्टेज और करंट के दरमियान फेज डिफरेंस को अफेक्ट नहीं करता, लेकिन जो हमारे पास इंडक्टिव कंपोनेंट है ये जो ओवरऑल इम्पीडेंस की वोल्टेज होगी वो उसके अंदर से पास होने वाले करंट से लीड कर रही होगी। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हम कैसे बनाएंगे कि हमें अगर इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करें, यानी वी रेजिस्टेंस वाले को और वी एक्सएल को, तो हमारे पास वी जेड आ जाएगा। तो ये हमारे पास वी जेड आ गया। अब क्योंकि हमने इस सर्किट के अंदर जो हमारे पास दो वोल्टेज फेजर थे वी आर और वी जेड हमने निकाल लिए, तो हमारे पास जो वी एस बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। सो ये हमारे पास होगी सेंडिंग एंड वोल्टेज। सो ये हमारे पास
एक लैगिंग पावर फैक्टर के लिए या लैगिंग लोड के लिए हमारे पास फेजर डायग्राम बन गई है। अब यहाँ पे हम डिफाइन कर सकते हैं कि हमारे पास जो एंगल्स हैं वो किस तरह से होंगे। सो एंगल्स को हम इस तरह डिफाइन करेंगे कि जो हमारे पास सेंडिंग एंड वोल्टेज है फॉर एग्जांपल, और रिसीविंग एंड वोल्टेज और रिसीविंग एंड करंट है, इसके एंगल को हम सपोज करें कि फाई आर कह देते हैं। और इसी तरह सेंडिंग एंड वोल्टेज और रिसीविंग एंड करंट, क्योंकि यहाँ पे रिसीविंग एंड करंट और सेंडिंग एंड करंट सेम है क्योंकि ये एक ही लूप बन रहा है, तो इस केस में हमारे पास सेंडिंग एंड करंट और रिसीविंग एंड करंट सेम आ रहे हैं। तो यहाँ पे सेंडिंग एंड करंट और रिसीविंग के दरमियान जो एंगल बनेगा यहाँ पे ये वाला, इसको हम कह देते हैं फाई एस। सो अब हमारे पास अगर हमने निकालना हो कि हमारे पास वी एस और वी आर के दरमियान फेजर क्या है, तो वो हमारे पास क्या होगा, फाई एस माइनस फाई आर। सो हम दोबारा देख लेते हैं कि हमने फेजर डायग्राम के लिए क्या किया। किसी भी सर्किट की फेजर डायग्राम बनाने के लिए हमें जिन बातों का ख्याल रखना है वो ये है कि एक तो हमें वोल्टेज फेजर डायग्राम बनानी है। अच्छा, वोल्टेज फेजर डायग्राम बनाने के पीछे रीज़न ये भी है क्योंकि ये एक कंप्लीट लूप बन रहा है, तो करंट पूरे लूप के अंदर क्या रहना है, सेम रहना है। तो जब भी हम मल्टीपल एक सर्किट के अंदर डिफरेंट लूप्स बन रहे होंगे तो उसके अंदर भी हम यही करेंगे कि हर लूप की अपनी अपनी फेजर डायग्राम बनाएंगे और एट द एंड उनको कलेक्टिवली एक डायग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे। सो इसका मतलब ये होगा कि अगर आप एक लूप कंसिडर कर रहे हो तो लूप के अंदर करंट क्या रहता है, सेम रहता है। सो हमें जो फेजर डायग्राम इसका मतलब बनानी होगी वो वोल्टेज की बनानी होगी, क्योंकि एट द एंड हम वोल्टेज को ऐड कर सकते हैं। दूसरी चीज़ हमने ये ध्यान रखना है कि हमने फेजर डायग्राम को हमेशा रिसीविंग एंड से बनाना शुरू करना है। सो आपने देख लेना है कि आपके पास वोल्टेज के कितने फेजेस बनने हैं, तो आप जब एट द एंड डायग्राम कंप्लीट कर लो तो आप काउंट कर सकते हो कि क्या आपने उतने ही फेजर्स ऐड किए हैं। सो इस डायग्राम के अंदर हमने क्या देखा कि हमने कंसिडर किया कि हमारे पास जो करंट है आई आर वो लैग कर रहा है वी आर को। सो एट द एंड हमने उस एंगल को भी डिफाइन कर लिया था या उस फेज को भी डिफाइन कर लिया था कि वो कितना लैग कर रहा था। इस लैगिंग फेज की बेस पे हमने देखा कि अगर हम वी आर को एज अ रेफरेंस फेजर ले रहे हैं तो जो हमारे पास आई आर होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में बन रहा होगा। अब इसके बाद हमने देखा कि रिसीविंग एंड से पीछे हमारे पास इम्पीडेंस थी। इम्पीडेंस के अंदर हमारे पास रेजिस्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस शामिल थी। रेजिस्टेंस के अंदर हम जानते हैं कि हमारे पास वोल्टेज और करंट दोनों इन फेज होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जैसा आपने रिसीविंग एंड का फेजर बनाया है वी आर भी ऐसी ही उसी डायरेक्शन में बनेगा। अच्छा, यहाँ पे मैं ये क्लियर कर दूं कि मैं डायरेक्शन की सिर्फ बात कर रहा हूँ, मैग्नीट्यूड की बात नहीं हो रही। इसका मतलब ये है कि जितनी इस डायग्राम में भी यहाँ पे लग रहा हो कि आई और वी आर का जो वेक्टर की क्या कहते हैं लेंथ है वो दोनों की फेजेस की सेम है। एक्चुअल में ऐसा नहीं है। एक्चुअल में आई आर की लेंथ कम होगी, वी आर की लेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी। लेकिन जो मेन पॉइंट है यहाँ पे वो ये कि दोनों की जो डायरेक्शन है इन केस ऑफ रेजिस्टेंस वो क्या है, सेम होगी। उसके बाद हमने देखा कि इंडक्टिव रिएक्टेंस के केस में हमारे पास जो क्या कहते हैं कि वोल्टेज और करंट हो गए, उसमें जो करंट होता है वो लैग कर रहा होता है वोल्टेज को। सो इसका मतलब ये है कि अगर हमने करंट फेजर पहले से बना लिया है तो वोल्टेज का जो फेजर बनेगा इंडक्टिव के केस में सिर्फ, यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस में, वो इस आई आर को लीड कर रहा होगा। तो लीड कितना करता है, एक प्योर इंडक्टर आइडियल इंडक्टर के अंदर वो 90 डिग्री लीड कर रहा होता है। सो इसका मतलब ये हुआ कि अब अगर आपने ये आई आर बनाया तो जो आपका वी आर होगा, वी एक्सएल होगा, वो यहाँ पे बनेगा। सो इसी वी एक्सएल को उठा के हमने यहाँ पे बना लिया। एट द एंड हमने देखा कि हम इन दोनों को ऐड करके हम इम्पीडेंस के एक अकेला फेजर ड्रॉ कर सकते हैं। सो हमारे पास दो फेजर्स कंप्लीट हो गए। हमने वी आर का फेजर भी बना लिया और इम्पीडेंस का भी फेजर बना लिया। तो आखिर में हमने देखा कि इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो वो हमारे पास वी एस के इक्वल होना चाहिए। तो हमने एट द एंड जो लास्ट फेजर बनाया वो हमने वी एस बना लिया। इसके बाद हमने डिफाइन कर लिया कि इन फेजेस में
जो फाई आर है ये रिसीविंग एंड के जो वोल्टेज है और रिसीविंग एंड का करंट है, इन दोनों के दरमियान में फेज डिफरेंस है। जबकि जो फाई एस है वो हमारे पास सेंडिंग एंड वोल्टेज और रिसीविंग एंड करंट के दरमियान जो फेज डिफरेंस है वो है। इस केस में रिसीविंग एंड करंट और सेंडिंग एंड करंट दोनों सेम हैं। यही फेजर डायग्राम हम लीडिंग लोड के लिए भी बना सकते हैं, यानी जिसके अंदर हमारे पास आई आर लीड कर रहा होगा वी आर। सो आई आर वी आर को जब लीड कर रहा होगा तो अगेन डायग्राम उसी तरह रखनी। मैं इसको अब थोड़ा तेज़ी से बनाता हूँ कि यहाँ हमारे पास वी आर है, अब हमारे पास आई आर अगर लीड कर रहा है तो फॉर एग्जांपल आई आर अब यहाँ पे है और इसको हम बना लेते हैं आई आर। सो इसका मतलब ये है कि जो हमारा यहाँ पे अच्छा, ये मैं एक और बात क्लियर करता चलूँ जो कंफ्यूजिंग होता है। समटाइम स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि ये इंडक्टर है तो हमेशा यहाँ पे लैगिंग ही होगा। भाई ये जो आई आर है ना, इसका लैगिंग और लीडिंग का तल्लक इस इंडक्टर से ज़्यादा लोड के ऊपर है। तो हमारे पास अगर लोड कुछ इस तरह का है कि उसने अगर हम लोड को सिंपल रेजिस्टिव ले लें तो फिर ऑफ कोर्स जो हमारे पास आई आर आ रहा होगा या जो ओवरऑल सर्किट का यहाँ बिहेवियर है वो इंडक्टिव रिप्रेजेंट हो रहा होगा। लेकिन अगर हमारे पास लोड कुछ इस तरह से है कि वो ओवरऑल इस इंडक्टिव इफेक्ट को कम कर रहा है या कैंसिल आउट कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमारे पास लीडिंग करंट हो सकता है। सो अब हमारे पास क्या होगा कि जो रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज बनेगी, क्योंकि उसका फेजर भी ऐसे ही होना है, तो वो कुछ इस तरह से बन रहा होगा। सो ये हमारे पास रेजिस्टेंस का होगा और जो वी एक्सएल होगा वो क्योंकि इससे 90 डिग्री पे होना है, यानी यहाँ पे होगा। सो इसको एज इट इज़ हम जब यहाँ पे बनाएंगे तो हमारे पास ये फेजर कुछ इस फॉर्म में बना। सो अब हम जब वी जेड बनाना है तो कुछ ये बनेगा और जो हमारे पास सेंडिंग एंड वोल्टेज होगी वो ये बनेगी। सो इस केस में हम देख सकते हैं ये फेजर सेम लग रहा है इस वक्त, लेकिन ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस होगा। सो अब हम देख सकते हैं कि हमारा जो सेंडिंग एंड वोल्टेज है वो मोस्ट प्रोबेबली इस केस में रिसीविंग एंड वोल्टेज से कम होगी। इस केस में हम देख सकते थे कि हमारे पास जो रिसीविंग एंड वोल्टेज है ये लेस थी सेंडिंग एंड वोल्टेज से, अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें। और यहाँ पे हम अगर डायग्राम को नीटली आप बनाएंगे तो उसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो सेंडिंग एंड वोल्टेज होगी इट वुड बी लेस देन रिसीविंग एंड वोल्टेज फॉर अ लीडिंग पावर फैक्टर। सो ट्रांसमिशन लाइन के अंदर इस तरह के इफेक्ट को फेरेंटी इफेक्ट करते हैं कि जब आप लोड भी नहीं कनेक्ट करते और ट्रांसमिशन लाइन के अंदर आगे चल के हम देखेंगे कि जब हम लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइंस को कंसिडर करते हैं तो उसके अंदर हम जो कैपेसिटेंस का पैरामीटर होता है उसको इंक्लूड करते हैं। तो एक ख़ास लेंथ के बाद आप देखेंगे कि कैपेसिटेंस का जो इफेक्ट है वो इंडक्टेंस से डोमिनेंट हो जाएगा और आपके पास जो रिसीविंग एंड की वोल्टेज है वो सेंडिंग एंड से ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी। सो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के अंदर हमने दो पॉइंट्स को अभी तक कवर किया। हमने एक तो देखा कि इसकी शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का जो मॉडल होगा इन टर्म्स ऑफ डायग्राम वो किस तरह से होगा, और दूसरी चीज़ हमने देखी कि अगर हमारे पास लीडिंग या लैगिंग पावर फैक्टर होंगे तो हमारे पास किस तरह से ये चीज़ जो फेजर डायग्राम्स हैं वो किस तरह से रिप्रेजेंट होंगी। अब हम देखेंगे कि हमारे पास इसको अगर हम टू पोर्ट नेटवर्क्स लें तो हमें पता है कि हम टू पोर्ट नेटवर्क्स के अंदर इनपुट पैरामीटर्स और आउटपुट पैरामीटर्स को एक सर्टेन रिलेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं कि हम देखते हैं कि हमारे पास जो सेंडिंग एंड वोल्टेज होती है वो ए बी आर प्लस बी आई आर और सेंडिंग एंड करंट इसी तरह सी वी आर प्लस डी आई आर कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट होता है। और एट द एंड हम इन को वेक्टर्स फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
सो कुछ इस तरह से ये रिप्रेजेंट होगा। अब हमने इस केस के अंदर ए बी सी डी पैरामीटर्स को निकालना है। तो ए बी सी डी पैरामीटर्स को हम डायरेक्टली भी यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं सर्किट डायग्राम्स को देख के कि कुछ जो है इक्वेशंस हम डायरेक्टली बना सकते हैं। जैसे हमने देखा कि हमारे पास एक चीज़ हमें पता चली कि हमारे पास सेंडिंग एंड करंट और रिसीविंग एंड करंट दोनों सेम हैं इन केस ऑफ शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। फिर उसके बाद हमने एक और ये भी देखा कि ये फेजर्स हैं ये, और इसके अलावा हमने ये भी देखा कि जो हमारे पास सेंडिंग एंड वोल्टेज है वो हमारे पास सेंडिंग एंड करंट या रिसीविंग एंड करंट इनटू Z प्लस इसको जो हमारे पास VR है, तो उसको थोड़ा सा अरेंज करके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ VR प्लस ZIR। और इसको मज़ीद हम लिख सकते हैं रिसीविंग एंड वोल्टेज प्लस Z को हमने रिप्रेजेंट किया था R प्लस JXL की फॉर्म में, तो हम यहाँ लिख सकते हैं R प्लस JXL इंटू IR। अच्छा, मैं यहाँ पे ये क्लियर करता चलूँ कि अब मैंने क्योंकि कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिखा है तो R और XL जो है वो एज इंडिविजुअली फेज़र नहीं है, लेकिन जब आप उसको Z की फॉर्म में लिखते हो तो क्योंकि उसमें फेज साथ इन्वॉल्व हो जाता है ये 90 डिग्री वाला भी, तो इसलिए वहाँ पे वो फेज़र के तौर पे काउंट होते हैं। अच्छा, यहाँ पे अब हमने कुछ इक्वेशंस को डिफ़ाइन कर लिया। अब हम इन दोनों इक्वेशन से देख के ए बी सी डी पैरामीटर के अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब अगर मैं इनको यहाँ पे थोड़ा एलेबरेटली लिखूँ तो हमारे पास वी एस आया था VR प्लस ZIR, और इसी तरह हमारे पास जो IS आया था वो था IR की। तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसके अंदर जैसे हमने पहली इक्वेशन में हमें चाहिए था VS इज इक्वल टू AVR, तो यानी हमें एक VR का पैरामीटर चाहिए था और उसके साथ जो भी यहाँ पे टर्म आ रही थी उसको हमने A कहा था। यहाँ पे हमने देखा कि हमारे पास VS इज इक्वल टू VR आ रहा है। यहाँ पे VR के साथ इस वक्त 1 है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास A का वैल्यू है वो 1 है। फिर हमने देखा कि VS इज इक्वल टू इस इक्वेशन के अंदर IR भी आ रहा है, तो IR के साथ जो भी टर्म आ रही होगी उसको हमने B कहा था। यहाँ पे I के साथ क्या आ रहा है Z, B हमारा किसके बराबर आ गया Z के। इसी तरह IS हमारे पास था CVR, यानी VR के साथ जो भी टर्म आ रही होगी उसको हम क्या कहेंगे C कहेंगे। इस इक्वेशन के अंदर अगर आप देखें तो हमारे पास VR आ ही नहीं रहा, जिसका मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास एक्चुअल में 0 VR है। यानी मैं इसको थोड़ा अरेंज करके लिख लूँ तो ये हमारे पास है 0 VR प्लस IR। इससे हमें पता चला कि जो हमारे पास C है वो क्या है 0, और D हमारे पास क्या होगा वो पैरामीटर जो IS की इक्वेशन में IR के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी इस केस में हमारे पास यहाँ पे 1 है तो हमारे पास D की वैल्यू 1 आ। इसमें एट द एंड आप चेक भी कर सकते हैं कि हमारे पास जो AD माइनस BC का आंसर है इट शुड बी इक्वल टू 1। अब यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि हमारे पास AD माइनस BC का आंसर 1 है। इसका मतलब है हमारे जो ABCD हमने डिफाइन किया है हमारे पास करेक्ट वैल्यूज आई हैं। तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के अंदर हमने तीसरा पॉइंट भी कंप्लीट कर लिया। हमने क्या किया कि 2 पोर्ट नेटवर्क में जब हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो हम आउटपुट पैरामीटर्स को और इनपुट पैरामीटर्स को रिलेट करते हैं,
और जिन कांस्टेंट से या जिन पैरामीटर से हम इनको रिलेट कर रहे होते हैं उनको हमने डिफाइन करना होता है कि वो क्या है। सो हमने डिफरेंट इक्वेशंस बनाई और उन इक्वेशंस को बनाने के बाद हमने डिफाइन कर लिया कि हमारे ए बी सी डी क्या चीज़ आ गई। और इसको आप चेक कैसे कर सकते हैं कि जो आपके ए बी सी डी पैरामीटर्स आप निकाल लें उसके बाद आप ये चेक करें कि ए डी माइनस बी सी शुड बी इक्वल टू 1। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के केस के अंदर आप जो हम चौथा पॉइंट देखेंगे उसमें हम रिलेशंस डिफाइन करेंगे जिससे हम हमारा पर्पस है ट्रांसमिशन लाइन की वोल्टेज रेगुलेशन और ट्रांसमिशन लाइन की एफिशिएंसी को कैलकुलेट करना, तो उसके बारे में हम कुछ रिलेशंस डिफाइन कर सकें। सो अब हम क्या करते हैं कि हम इनको फेजेस की फॉर्म में इक्वेशंस को दोबारा से डिफाइन करते हैं, जिसके अंदर हम वोल्टेज के फेजेस और करंट्स और के फेजेस को भी इंक्लूड करेंगे। सो अब हमने जो फेजर्स तीन हमारे पास ये मेन इक्वेशन है वी एस इज इक्वल टू वी आर प्लस जेड इंटू आई आर। इसमें हमने वी एस को मैग्नीट्यूड और फेज की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, वी आर को भी मैग्नीट्यूड और फेज की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना और सेम इज द केस विद आई आर। सो इसका मतलब है कि अब हम जो कंप्लीट इक्वेशन है इसके अंदर हम मैग्नीट्यूड्स और फेज को अलग अलग करके देखेंगे ताकि एट द एंड हम जो सेंडिंग एंड वोल्टेज की एक जेनेरिक फार्मूला बना सकें। उसके अंदर हमारे पास वोल्टेज का मैग्नीट्यूड के निकालने के लिए अलग फार्मूला हो और फेज को हम अलग तरीके से देख सकें। मैग्नीट्यूड इसलिए हमें एक्सप्लिसिटली डिफरेंट इससे अलग चाहिए क्योंकि हमने जब वोल्टेज रेगुलेशन कैलकुलेट करना है तो वोल्टेज रेगुलेशन के अंदर हमें सेंडिंग एंड और रिसीविंग एंड वोल्टेजेस के मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड होंगे, फेजेस रिक्वायर्ड नहीं होंगे। सो अब हम डिफाइन कर लेते हैं कि हमारे पास जो वी एस है, वी आर और आई जेड वो क्या होंगे। तो वी एस सो वी एस हमने फाइंड करना है फेजर यानी मैग्नीट्यूड और एंगल की फॉर्म, यहाँ पे कोई भी फेज हो सकता है। सो अब हम डिफाइन कर लेते हैं कि जो हमारा रिसीविंग एंड वोल्टेज है ये हमारे पास रिसीविंग एंड के मैग्नीट्यूड और फेजर के बराबर है। अब हम दोबारा से इस फेजर डायग्राम की हेल्प लेंगे। यहाँ पे हम देख सकते हैं क्योंकि हमने वी आर को एज अ रेफरेंस लिया है, इसका मतलब है वी आर का यहाँ पे हमने फेज क्या कंसिडर किया हुआ है, ज़ीरो। तो इस केस में जो हमारे पास वी आर का फेज आएगा वो क्या होगा, ज़ीरो होगा। और आई आर को अगर हम देखें तो क्योंकि वो वी आर को लैग कर रहा है यानी हमने वी आर के रेफरेंस से हर एक के एंगल को कैलकुलेट किया हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो आई आर है वो उसका एंगल जो आएगा वो माइनस फाई आर आएगा, यानी आई आर का मैग्नीट्यूड और फाई आर माइनस के साथ। सो यहाँ पे मैं ये दोबारा बताता चलूँ कि हमारे पास जो ये फेजर्स की इक्वेशन हमने बनाई है इसमें हम देख सकते हैं कि हमारे पास वी एस इज इक्वल टू वी आर प्लस जेड इंटू आई आर है। तो हमने आई आर को भी एज अ फेजर डिफाइन कर लिया है और वी आर को भी एज अ फेजर डिफाइन किया है। अब हम यही वैल्यूज़ उठा के यहाँ पे पुट करते हैं। उससे पहले हम इनको साइन और कॉस की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी अगर आप इसको साइन और कॉस की फॉर्म में लिखें तो ये हमारे पास क्या आएगा कि वी आर मैग्नीट्यूड, मैं इसको यहाँ नीचे डिफाइन करता हूँ ताकि वी आर एंगल ज़ीरो, इसको मैं लिख सकता हूँ वी आर मैग्नीट्यूड कॉस ज़ीरो प्लस जे वी आर साइन ज़ीरो। सो हमारे पास एट दी एंड आंसर
वी आर ही आ रहा है, एंगल 0। उसके बाद जो आई आ रहा है इसको भी कॉज और साइन में आप डिफाइन करें, तो उसमें हम लिख सकते हैं कि हमारे पास आई आर मैग्नीट्यूड इनटू कॉज ऑफ -φ r प्लस जे साइन ऑफ -φ r। यहाँ पे आपने फॉलो करना है कि मैं स्टेप्स एक ही जैसे फॉलो करूँ, मैं यहाँ पे कहीं भी कोई शॉर्टकट नहीं अपना रहा, और बुक्स के अंदर में भी प्लस माइनस डायरेक्टली कुछ स्टेप्स को स्किप करके यूज़ किए गए हों। तो आप लोगों ने लेक्चर के अंदर ध्यान से देखना है कि वो जो फार्मूलों के अंदर फार्मूला के अंदर प्लस माइनस आ रहे हैं उनके अंदर बेसिकली वो कहाँ से डिराइव हो रहे हैं। सो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कॉस के अंदर जो भी एंगल होता है, चाहे वो प्लस में हो माइनस में, हमेशा इसका आंसर क्या आना है, प्लस में। सो इसका मतलब है यहाँ पे मेरे पास आई आर कॉस -φ r को मैं लिख सकता हूँ कॉस φ r, और साइन के अंदर ये जो माइनस होगा एंगल का ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, तो -j साइन φ r। सो ये मेरे पास आई आर फेजर बन गया। इसके अलावा हमारे पास एक और फेज़र था Z, उसको हमने R और JXL की फॉर्म में डिफाइन किया हुआ था। सो अब हम दोबारा से इस इक्वेशन को यूज़ करते हैं। तो अब हमारे पास जो सेंडिंग एंड का फेज़र बनेगा, अब क्योंकि हमने एट द एंड इसका मैग्नीट्यूड और एंगल निकालना है तो इसलिए हमने अभी डिफाइन नहीं किया कि हमने उसके एंगल को क्या कहा है। सो जब हम एट द एंड एक कंप्लीट एक्सप्रेशन डिफाइन कर लेंगे उसके बाद हम मैग्नीट्यूड और एंगल के लिए अलग से कैलकुलेशन कर लेंगे। सो अब हमने वी आर को सिंपल वी आर लिख लिया, एंगल 0, और मेरे पास उसके बाद z इंटू आई था, आई आर था, तो z मेरे पास है r प्लस जे एक्स एल, और आई आर मेरे पास हो जाएगा आई आर इंटू कॉस फाई आर माइनस जे साइन फाई आर। सो अब हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा वी आर एंगल 0 प्लस इसमें अब ये मेरे पास आई आर इंटू आर कॉस फाई आर प्लस माइनस जे आई आर आर साइन फाई आर प्लस जे आई आर एक्सएल कॉस फाई आर यहाँ पे ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन जब मल्टीप्लाई होगी तो ये आयोटा की वजह से, आयोटा स्केयर की वजह से -1 आएगा, सो दैट विल बी आई आर एक्सएल साइन फाई आर। सो अब मेरे पास जो एक्सप्रेशन है वो कुछ इस फॉर्म में आ चुकी है। सो अब हम मैग्नीट्यूड्स और एंगल्स को बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। सो अब हमारे पास हमने रियल और इमेजिनरी कंपोनेंट्स को यहाँ पे अलग अलग करना है, यानी हमारे पास जो कॉज और साइन के कंपोनेंट्स हैं उनको हमने अलग अलग करना है, और उसके बाद हमने मैग्नीट्यूड और एंगल को फाइंड करना है। सो अब हम यहाँ पे, मैं ये डायरेक्ट स्टेप यहाँ पे करूँगा कि देखिए, अब मैं जो कॉज की टर्म्स हैं इनको अलग करता हूँ और साइन की टर्म्स को अलग कर लेता हूँ। मेरे पास सेंडिंग एंड वोल्टेज शुड बी इक्वल टू वी आर। अब यहाँ पे सिंपल मैं वी आर लिख रहा हूँ, जिसका मतलब है कि यहाँ पे फेज 0 है, मैग्नीट्यूड ही सिर्फ मौजूद है, प्लस आई आर आर इंटू कॉस फाई आर, और दूसरी कॉस की टर्म मेरे पास है प्लस जे आई आर एक्स इंटू कॉस फाई आर। अच्छा, अब ये गो कि मुझे कॉज एक जो आम देखें हम फेजर डायग्राम की जब हम कंपोनेंट फेजर्स के बनाते हैं तो उसमें कॉज जो होता है
वो सिंपल एक एक्स कंपोनेंट को या रियल कंपोनेंट को शो कर रहा था। लेकिन यहाँ पे आप क्योंकि ये जे साथ आ रहा है यानी ये तो ये एक इमेजनरी है, तो इसको अभी हम यहाँ पे नहीं करते, तो मुझे पहले सिर्फ रियल कंपोनेंट्स को इकट्ठा करना है। तो दूसरी टर्म जो मेरे पास रियल में आ रही है वो साइन वाली आ रही, प्लस आई आर एक्स एल साइन फाई आर। ये मेरे पास तीनों कंपोनेंट्स रियल आ गए, जबकि जो इमेजनरी वाले हैं उनको मैं यहाँ पे अलग कर लेता हूँ, माइनस जे आई आर आर साइन फाई आर प्लस जे आई आर एक्स एल कॉस फाई आर। इसको मज़ीद हम इस फॉर्म में लिख लेते हैं। यहाँ से मैं आयोटा कॉमन ले लेता हूँ, मेरे पास माइनस आई आर साइन फाई आर प्लस आई आर एक्स एल कॉस फाई आर। सॉरी, ये यहाँ पे ये जो आ रही है यहाँ पे ये रेजिस्टेंस नहीं, रिसीविंग एंड। अब हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड और एंगल को अलग अलग डिफाइन करेंगे। मैग्नीट्यूड के लिए हमें पता है कि अगर हमें किसी भी फेजर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो हम उसके रियल और इमेजिनरी कंपोनेंट्स को स्केयर लेते हैं, उनको ऐड करते हैं और उसके बाद उसका अंडर रूट ले लेते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो मेरे पास वी एस का मैग्नीट्यूड होगा वो मेरे पास क्या होगा, इस कंपोनेंट का स्केयर प्लस इस कंपोनेंट का स्केयर। सो यानी वी आर प्लस आई आर आर कॉस फाई आर प्लस आई आर एक्स एल साइन फाई आर स्केयर प्लस आई आर एक्स एल कॉस फाई आर। मैं इस टर्म को पहले अब लिख रहा हूँ, माइनस आई आर यहाँ पे आर साइन फाई। सो ये हमारे पास मैग्नीट्यूड आ गया। सो मैग्नीट्यूड के एक्सप्रेशन कम्प्लीटली ये है, लेकिन इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। इसको सिंप्लीफाई करने से पहले हमें देखना होगा कि ये एक्सप्रेशंस रिप्रेजेंट क्या कर रहे हैं। इसमें हमारे पास जो वी आर है ये रिसीविंग एंड के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। आई आर कॉस फाई आर का मतलब ये है क्योंकि आर एक स्केलर कंपोनेंट था, ये एक कांस्टेंट था, जिसका मतलब है आई आर कॉस फाई आर। यानी इसको मैं अगर यहाँ पे अलग से लिखूँ कि अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ आर इंटू आई आर कॉस फाई आर, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरी एक्सप्रेशन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, जो रिसीविंग एंड करंट का जो रियल कंपोनेंट है। और क्योंकि हम सर्किट के बेसिक्स से हम देख चुके हैं कि जो हमारे पास आई आर कॉस फाई आर है, इससे जो पावर ड्रॉप हो रहा होगा वो हमारे पास रियल पावर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। और रियल पावर हमेशा किधर ड्रॉप होती है, रेजिस्टेंस में। तो इसका मतलब है ये हमारे पास जो कंपोनेंट है ना आई आर कॉस फाई आर, ये गो के ये वोल्टेज की एक्सप्रेशन है, लेकिन जो अल्टीमेटली अगर हम सिर्फ आई आर कॉस फाई आर ले लें, इसका मतलब है कि जो इस करंट की वजह से जो लॉस हो रहा है वो क्या है, उसको हम एक्टिव पावर कह सकते हैं या एक्टिव पावर लॉस कह सकते हैं। इसी तरह आई आर एक्स एल साइन फाई आर का रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये करंट का जो इमेजिनरी कंपोनेंट है या वाई कंपोनेंट है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है अलॉन्ग एक्स एल। तो हम ये हमें पता है कि जो हमारे पास जो
करंट का साइन वाला कंपोनेंट होता है, ये बेसिकली रिएक्टिव कंपोनेंट को शो करता है, और रिएक्टिव कंपोनेंट हमेशा इंडक्टिव या कैपेसिटिव जो कंपोनेंट होती है, पैरामीटर होता है, उसके अक्रॉस होता है। तो इसका मतलब ये एक्सप्रेशन कंप्लीटली जो सर्किट के हमने पढ़ा है चीज़ें, उनको उनके साथ रिलेट कर रही हैं कि हमारे पास जो करंट का रियल कंपोनेंट है वो रेजिस्टेंस में से फ्लो कर रहा है, और जो करंट का इमेजिनरी कंपोनेंट है वो हमारे पास इंडक्टिव रिएक्टेंस में से फ्लो कर रहा है। लेकिन ये जो दूसरी एक्सप्रेशन है, इसको अगर आप और से देखें तो हमारे पास जो आई आर एक्स एल कॉस फाई आर, इसका मतलब है कि करंट का जो रियल कंपोनेंट है वो इंडक्टिव रिएक्टेंस में से फ्लो कर रहा है, और करंट का जो इमेजिनरी कंपोनेंट है वो रेजिस्टेंस में से फ्लो कर रहा है। तो हम जानते हैं क्योंकि जो आइडियल इंडक्टर होता है वो बेसिकली आप ये कह लें कि उसके अंदर रेजिस्टेंस का कंपोनेंट ज़ीरो होता है। जो आइडियल इंडक्टर होता है उसका आइडियल इंडक्टर का मतलब ही, इंडक्टेंस का मतलब ही ये है कि उसकी जो अपनी रेजिस्टेंस है वो ज़ीरो होती है। इसका मतलब है कि वो कोई भी रियल पावर ड्रॉ नहीं करता। तो इसका मतलब है कि ये जो कंपोनेंट होगा ये आइडियली ज़ीरो होगा, या अगर हम थ्योरेटिकली वैल्यू ले लें इसकी सच, इसकी कोई वैल्यू अगर होगी भी तो वो बहुत कम होगी, नेग्लिजिबल, बिल्कुल ज़ीरो की इक्वल। और इसी तरह हम देखते हैं कि हमारे पास जो रेजिस्टेंस होती है वो सिर्फ एक्टिव पावर ड्रॉ करती है, ना कि रिएक्टिव। तो इसका मतलब है कि करंट का जो एक्टिव यानी कॉज वाला पार्ट है वो तो रेजिस्टेंस के अंदर से फ्लो करेगा, लेकिन साइन वाला बिल्कुल नेग्लिजिबल होगा। सो इसका मतलब है कि ये दोनों एक्सप्रेशंस इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड बहुत छोटी होंगी, और अल्टीमेटली जब ये माइनस होगा तो ये रिजल्ट और कम हो जाएगा, यानी ये बिल्कुल नेग्लिजिबल होगा। तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास ये वाली एक्सप्रेशन है इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करके ऐसे भी लिखा जा सकता है कि ये एक्सप्रेशन ख़त्म हो जाएगी। तो अब हमारे पास जो ये स्केयर बच गया और ये अंडर रूट, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास जो मैग्नीट्यूड होगा वो सिंपल वी आर प्लस आई आर आर इंटू कॉस फाई आर प्लस आई आर इंटू एक्स एल साइन फाई आर। सो ये अब हमारे पास वी एस का मैग्नीट्यूड आ चुका है। इसी तरह अगर हमने वी एस का एंगल निकालना है कि हमारे पास वी एस का फेज़र क्या है, तो हम देख चुके हैं कि हम क्या करते हैं, tan इनवर्स ऑफ इमेजिनरी कंपोनेंट ओवर रियल कंपोनेंट। तो इस एक्सप्रेशन के अंदर हमें पता है कि ये हमारे पास इमेजिनरी कंपोनेंट था, यानी आई आर एक्स एल कॉस फाई आर माइनस आई आर आर साइन फाई आर ओवर वी आर प्लस आई आर कॉस फाई आर प्लस आई आर एक्स एल साइन फाई आर। सो ये हमारे पास फेजर है। सो अब हमने शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए 4 पॉइंट्स को डिस्कस किया है। हमने सबसे पहले देखा कि शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन को इन टर्म्स ऑफ सर्किट कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। फिर हमने देखा कि इन टर्म्स ऑफ फेजर उसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे, और फिर हमने देखा कि उसको अगर हम एज अ 2 पोर्ट नेटवर्क लेते हैं तो उसमें ABCD पैरामीटर्स की कैलकुलेशन कैसे है। और अभी हमने देखा है कि हमारे पास जो सेंडिंग एंड हमने जो मेन इक्वेशन थी वोल्टेज की, उसको उसके सारे फेजर्स को साइन और कॉस कंपोनेंट्स में डिवाइड करके लिख लिया, और एट द एंड हमने सेंडिंग एंड वोल्टेज का मैग्नीट्यूड और फेज कैलकुलेट कर लिया।